नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक कहानी में, अल्फोंस दौदे की लिखी हुई द लास्ट लेसन। ये कहानी हमें फ्रांस के एल्सास नाम की एक जगह पर ले जाएगी। और पता है सबसे खास बात क्या है? हम पूरी कहानी को एक छोटे से लड़के फ्रांस की नजरों से देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। फ्रांस के लिए ये एक आम सुबह थी, लेकिन साथ ही थोड़ी डरावनी भी। क्यों? क्योंकि एक तो उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी, और ऊपर से उसे एम हैमिल के दिए हुए पार्टिसिपल्स के टेस्ट का डर था। अब ये पार्टिसिपल्स ग्रामर के वो रूल्स थे जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ते थे, और जाहिर है उसने पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं की थी। अब फ्रांस भी हम सब की तरह एक ऐसा बच्चा था जिसे पढ़ाई से ज्यादा बाहर की दुनिया अच्छी लगती थी। तो जाहिर है उसके मन में स्कूल बंक करने का ख्याल तो आ ही रहा था। ऊपर से जब उसे अपने टीचर मिस्यों हैमिल और उनके उस खतरनाक लोहे के रूलर की याद आई, तो बस मन और पक्का हो गया कि आज स्कूल ना ही जाए तो अच्छा है। खैर, जैसे तैसे वो स्कूल की तरफ बढ़ा। रास्ते में टाउन हॉल पड़ा, और वहां बुलेटिन बोर्ड के पास हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। आपको बताऊं, पिछले 2 साल से, चाहे वो हारी हुई जंग हो या कोई नया सरकारी आदेश, सारी की सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से मिलती थीं। तो भीड़ देख के फ्रांस के मन में भी आया, भगवान जाने अब क्या हो गया। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। जैसे ही फ्रांस स्कूल के पास पहुंचा, उसे कुछ बहुत ही अलग महसूस हुआ। रोज वाला शोर शराबा, वो हल्ला गुल्ला, सब गायब था। उसकी जगह थी एक ऐसी खामोशी, ऐसी गहरी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आप जरा सोच कर देखिए, एक नॉर्मल स्कूल का दिन कैसा होता है? डेस्क की आवाजें, बच्चों का एक सुर में पाठ दोहराना, टीचर के रूलर का टेबल पर खटकना, मतलब एक पूरा हंगामा होता है ना। पर आज आज सब कुछ इतना इतना शांत था, जैसे कि संडे की सुबह हो। और ये जो अजीब सी शांति थी ना, ये फ्रांस को अंदर ही अंदर डरा रही थी। और अंदर जो उसने देखा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सबसे पहले तो एम हैमिल, उन्होंने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। वो अपना खूबसूरत हरा कोट और वो रेशम की टोपी जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज डे पर पहनते थे। और फिर उसकी नजर गई पीछे की बेंचों पर। वो बेंचें जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी हुई थीं। सबके सब वहां मौजूद थे। फ्रांस बेचारा अभी ये सब देखकर हैरान ही था कि एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे, और फिर उन्होंने एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही नर्म आवाज में बोलना शुरू किया। और वो जो कहने वाले थे, वो सिर्फ फ्रांस के ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सास और लोरीन की स्कूलों में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के लिए ये शब्द जैसे आसमान से गिरी बिजली की तरह थे। एक झटके में उसे सब कुछ साफ हो गया। अच्छा, तो इसलिए बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ थी, इसलिए स्कूल में इतनी शांति थी, और इसलिए गांव के लोग आज क्लास में बैठे थे। सब कुछ एक ही पल में, उसकी पूरी दुनिया ही जैसे उलट गई। और इस एक खबर के झटके ने, आप यकीन नहीं करेंगे, फ्रांस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर यह बदलाव डर का नहीं था। नहीं, ये बदलाव था एक बहुत गहरे अफसोस का, एक पछतावे का। ये जो बदलाव था ना, वो सच में कमाल का था। जरा सोचिए, जो किताबें हैं उसे थोड़ी देर पहले तक मुसीबत लग रही थी, एक बोझ लग रही थी, वो अचानक उसे अपने पुराने दोस्त लगने लगी। ऐसे दोस्त जिन्हें वो अब कभी छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हैमिल, वो टीचर जो उसे हमेशा इतने सख्त लगते थे, आज फ्रांस को उनके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। उसे वो एक ऐसे इंसान लग रहे थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें पढ़ाने में लगा दी। और ये पछतावा सिर्फ फ्रांस को नहीं हो रहा था, ये एहसास उस कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल में था। वो गांव वाले वहां क्यों आए थे? वो एम हैमिल को उनके 40 सालों की सेवा के लिए शुक्रिया अदा करने आए थे। ये एक तरह से उस देश को सम्मान देने का उनका तरीका था, जो अब तकनीकी रूप से उनका नहीं रहा था। और हाँ, उन्हें इस बात का भी दुख था कि काश वो खुद भी थोड़ा और स्कूल चले गए होते। तो अब कहानी का फोकस एम हैमिल के उस आखिरी पाठ पर जाता है। एक ऐसा पाठ जो बहुत ही भावुक था, और जो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा की अहमियत के बारे में था। मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है।
आप उनके एक एक शब्द में अपनी भाषा के लिए बेइंतहा प्यार और उसे खो देने का दर्द साफ महसूस कर सकते थे। देखिए, एम हैमिल ने समझाया कि जो प्रशिया के लोग कर रहे हैं उसे लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहते हैं, मतलब अपनी भाषा को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गलती सिर्फ उनकी नहीं, गलती हमारी भी है। हम सबने अपनी भाषा को कभी वो इज्जत नहीं दी, वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और शायद इसी लापरवाही ने हमें कमज़ोर बना दिया। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, जब किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं तो जब तक वो अपनी भाषा को कस कर पकड़े रहते हैं तब तक ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। क्या बात है! मतलब भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी आज़ादी की आत्मा को जिंदा रखने का जरिया है। और इसी के साथ हम उस आखिरी पार्ट के सबसे इमोशनल पलों में पहुंच जाते हैं, जहां एम हैमिल अब अपनी विदाई ले रहे हैं। 40 साल, जरा सोचिए, पूरे 40 साल एम हैमिल ने अपनी जिंदगी के इसी एक स्कूल में, इसी एक गांव में अपनी पूरी ईमानदारी से सेवा करते हुए गुजार दिए। पाठ खत्म होने के बाद एम हैमिल चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, बिल्कुल शांत। वो अपनी नज़रों से क्लास की हर एक चीज़ को स्कैन कर रहे थे, जैसे हर छोटी से छोटी डिटेल को अपने जहन में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। आप महसूस कर सकते हैं कि उस छोटे से कमरे को आखिरी बार देखने का दुख क्या होता होगा। और फिर चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। ठीक उसी पल एम हैमिल अपनी जगह से खड़े हुए। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो इमोशन से इतने ज़्यादा भरे हुए थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाए, तो वो सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक उठाया और जितनी भी ताकत उनके अंदर बची थी उस पूरी ताकत से उन्होंने लिखा वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। बस यही था उनका आखिरी पाठ, एक ऐसा पाठ जो बिना बोले ही हजारों शब्दों से ज्यादा कह गया। तो इस आखिरी पाठ की विरासत क्या थी? इसने उस छोटे से फ्रांस पर क्या असर छोड़ा? लेसन खत्म हो चुका था। मैं हैमिल ने बस हाथ से इशारा किया कि स्कूल खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। और जैसे ही सब बाहर निकले, फ्रांस को पहली बार असली वजन महसूस हुआ, उस चीज का जो हमेशा के लिए खो गई थी। अब एक नई, एक मुश्किल सच्चाई की शुरुआत हो चुकी थी। और ये कहानी खत्म होती है फ्रांस के एक बहुत ही मासूम लेकिन उतने ही गहरे सवाल के साथ। वो आसमान में उड़ते कबूतरों को देखता है और सोचता है, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये सवाल हमारे लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी की पहचान, किसी की आज़ादी को पूरी तरह से छीना जा सकता है? क्या किसी की आत्मा को सच में गुलाम बनाया जा सकता है?